नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल हमने साइंस का एमसीक्यू शुरू किया है 67th बीपीएससी के लिए। तो कल हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे बायो में से। ओके, आज उसके आगे का करते हैं कंटिन्यू। 150 के करीब में क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। बायो के जब करीब में 400-500 क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू कर लेंगे और उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं बहुत सारे लोग कॉल वॉल करते हैं कि पैनिक में है कि क्या करें, हाय तौबा क्या करें। कुछ नहीं करना है, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहो। आपकी तैयारी अच्छी है, घबराना नहीं है यार। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तैयारी पर अपना भरोसा रखना, रिवीजन करना। सिलेक्शन ज़रूर होता है और इतना टफ नहीं होता है जिस लेवल की आप लोगों की तैयारी है। जो लोग बताते हैं मार्क्स अपने अपने कॉल करके या मैसेज करके कि इस टेस्ट में इतने आए हैं, यकीन मानना 90+ या 90 के आसपास जिनका भी बन रहा है, 85 से लेकर 100 के बीच में किसी भी टेस्ट में आपका बन रहा है, सिलेक्शन के चांसेस आपके अच्छे खासे हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि इतना भी कट ऑफ नहीं जाता है अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम हुआ तो। बाकी शुरू करते हैं 101 नंबर से कि वायरस को, और कल मैंने एक मिस्टेक कर दिया था कि जो विटामिन है उसकी खोज फंक ने की थी। मिस्टेक हो गया था, वहाँ पर बी आंसर में लिखा हुआ था, मैंने गलती से ए पढ़ के आगे बढ़ गया था। ओके, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, वायरस कभी भी किसी मृत चीज़ में नहीं रह सकता। जो चीज़ जीवित है तब तक उसमें वायरस रहेगा। कोई चीज़ अगर मर जाता है तो उसमें वायरस कभी भी नहीं रह सकता, उसमें बैक्टीरिया रह सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है, 102 का आंसर हो जाएगा, प्री कैम्बियन एरा में हुई है। वायरस रोग है कौन सा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, आपको खुद ही बताना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, वायरस जनित रोग होता है इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं। यह मिन्सो वायरस द्वारा होता है। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि वायरस होते हैं एक कोशिकीय, जो एक कोशिकीय होते हैं यूनिसेलुलर, अकोशिकीय, बहुकोषीय और स्वतंत्र जीन। ये पूछा है आपसे किस तरह के होते हैं, तो ये स्वतंत्र जीन में होते हैं, इंडिपेंडेंट जीन्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वायरस स्वतंत्र जीन होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसी यूनिसेलुलर जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा और यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं यूनिसेलुलर। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन नाम था इनका। 1859 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ईस्वी को इसलिए याद में रखना क्योंकि बीपीएससी का कभी कभी पूरा पश्चिम हो जाता है तो पूछ लेता है वो। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स तो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है, यहाँ पर ये देखो, रुधिर कैंसर, जीवाणु, TMB, HTLV3। चलो देख लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एड्स का कारण HTLV3 होता है, यह HIV वायरस होता है। समझ में आ गई। तो अगर पहली बार बीपीएससी ने इससे पहले क्या पूछा है कि एड्स निम्न से किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। ओके, अनियमित टिश्यू ऊतक के वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने पर ब्लड कैंसर होता है। आगे बढ़ें, वाइट ब्लड सेल जब शरीर में खूब बढ़ जाए ना तो उससे क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। वायरस में होता है एक DNA, RNA, DNA में RNA दोनों, DNA व RNA। इसका आंसर हो जाएगा DNA या RNA, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, है ना। वायरस सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA का बना होता है। बैक्टीरियोफेज है, क्या है ये, एक वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है उसी को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण कर लेता है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। और ये बीपीएससी एग्ज़ाम में, यूपी PCS एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ PCS तीनों में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो किस में, जीवाणु में नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में। उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है किस में, तो ये विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, वायरस में। बैक्टीरियोफेज में होता है, क्या होता है, DNA होता है। बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित डबल हेलिक्स जो आपने पढ़ा है ना, DNA पाया जाता है। इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। वॉटसन एंड क्रीक का जो आप लोग डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हो ना, DNA का ऐसे ऐसे बना होता है, याद है, वही पूछा है यहाँ पर।
ओके, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, इसमें होता है डीएनए, वो भी कौन सा, द्विकुंडलित। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? 112 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 112 का आंसर हो जाएगा कि प्रथम विषाणु के खोज इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के एक पौधे में इसको खोजा गया था। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है? तो ये होता है पॉक्स विषाणु, पॉक्स। छोटी माता, बड़ी माता, इन सब का नाम सुना होगा। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा है किसने? ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसको लिखा है ओपेरिन ने। 1936 में एल ओपेरिन, क्या लिखा, AI ओपेरिन द्वारा लिखा गया। उन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक लिखा था। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो सबसे पहले जो श्वसन विकसित हुआ था वो एनएरोबिक विकसित हुआ था। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन, जब जीवन की उत्पत्ति हुई है तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर कम था, है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग कौन सा श्वसन करते हैं? अगली बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एरोबिक श्वसन करते हैं। विषाणु होते हैं आंशिक मृतजीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृतजीवी, आंशिक परजीवी। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, विषाणु पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। जब कोई जीव मर जाएगा उसमें कभी भी कोई वायरस उपस्थित नहीं हो सकता है। पैरासाइट जिनको कहा जाता है परजीवी को, वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू, विषाणु, ये सब। निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन है? तो ये है गोरिल्ला। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, तो ये समरूप होते हैं। कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? मृत कार्बनिक पदार्थ पर जो चीज़ उगता है उसको कहा जाता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। अधिपादप, इपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पोसी यानी कि होस्ट पौधा पर रहता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है, जैसे ऑर्किड वगैरह। तो जो मृत पर उगता है उनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। सरीसृपों का युग कौन सा था? तो इनका युग था मीसोजोइक महाकल्प। सरीसृप जो होते हैं उनका युग था ये। कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा चीज़ होता है? तो इसका होता है मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है मोनोसेकेराइड्स कहलाता है। 122 पर चलते हैं। कौन सा पदार्थ शरीर के वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए हमेशा आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हो, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, वो इसीलिए लिया जाता है। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यकता तो कौन सा होता है? प्रोटीन। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो ये अमीनो अम्ल के रूप में होता है, एमिनो एसिड के रूप में। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। किस जगह पर यूरिया का संश्लेषण होता है? सिंथेसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में, रक्त में। तो ये कहाँ पर होता है? तो बी हो जाएगा यकृत में। लीवर जिसको कहा जाता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है यूरिक एसिड। कीट का, सभी कीट होते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहा गया है? यूरिकोटेलिक कहा जाता है सभी कीटों को। यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। देखो, वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से जीव यूरिकोटेलिक कहलाते हैं? तो छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप, ये सभी कहलाते हैं। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो सबसे पहले यूरिएस को तैयार किया गया था। उत्सर्जन की इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या डी? इनमें से कोई नहीं। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। क्या बोला जाता है उसको? नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है।
इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा स्वरूप। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह में, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो गांव होती थी। उसी तरीके से जैसे किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से उत्सर्जन की इकाई को नेप्रोन कहा जाता है। वृक्क वृक्क की खराबी, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को क्या कहा जाता है, इसको यूरेमिया कहा जाता है। यूरेमिया। पक्षी होते हैं, तो पक्षी होते हैं यूरिकोटैलिक, अभी आ गया ना, जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो 131 का आंसर हो जाएगा डी। वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से मनुष्य के वृक्क में पथरी के बन जाती है। आप लोगों ने सुना होगा पेट में पथरी बन गया है, तो वो इसी के कारण बनता है। मनुष्य के वृक्क में पथरी वृक्क के पेल्विस व ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल लोहित कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है, तो वो प्राणी है हाइड्रा। उसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन वो श्वसन करता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, अनुकंपी तंत्र का तंत्र से। ओके, अगला कौन सा है, अगला तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, पुरानुकुंपी तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसी से श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो मेडुला से प्रारंभ होता है, मेडुला से। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार, तो 14 से 18 बार दिया हुआ है यहाँ पर। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, मेडुला, अम्बाला गेटा। तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि ये 137 का डी हो जाएगा। 138 है कि हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नम त्वचा द्वारा, नम त्वचा के द्वारा। ऊपर देखना एक फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेरिब्रम जो होता है, सेरिबेलम, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचने पर नियंत्रण करता है। और हाइबरनेशन के समय मेढक किससे श्वसन करता है, तो नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मेढक जब पानी में रहता है तब वह बाह्य गिल्स से श्वसन करता है। मेढक जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है। हाइबरनेशन में वह त्वचा के द्वारा करता है। मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है, तो 16% मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, तो सोडियम। Na+ की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो बी, आइरिस के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। आँख पर जो अचानक से कोई रोशनी आती है ना, तो आइरिस ही उसको कंट्रोल करती है। कॉर्निया का क्या काम होता है, आँखों में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया जो हिस्सा होता है मनुष्य के आँख का, उसी को दान किया जाता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 143 पर, कि सबसे लंबा क्या लिखा हुआ है, कोशिका का कोष यहाँ पर लिखा हुआ है। तंत्रिका कोष जो होता है, ये सबसे लंबा कोष सेल तंत्रिका कोशिका होता है। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कोसा है कौन सा, तो तंत्रिका कोसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तंत्रिका कोसा। अगला है कि एक मनुष्य स्मृति मेमोरी खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। आप जो सुनते हो याददाश्त चले जाते हैं, जैसे फिल्मों में देखा होगा ना, सर पे चोट लगा याददाश्त चली गई, तो कौन सा भाग उसका खराब हो जाता है, तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिबम कहते हैं, वही खराब हो जाता है। प्रमस्तिष्क के प्रभावित होने कारण व्यक्ति की स्मृति खो बैठता है। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो मस्तिष्क में।
निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो ये होता है हाइड्रा और हाइड्रा। अगला है कि अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो ये है प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम जो होता है यही सबसे अधिक विकसित होता है अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में, पेनक्रियाज जिसको कहा जाता है। लैंगरहैंस के उपद्वीप, ये पूछा है क्वेश्चन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। लैंगरहैंस द्वीपिका अग्नाशय पेनक्रियाज पाया जाता है और इंसुलिन स्रावन करता है। ये कौन सा काम करता है? यहाँ पर देखो, इंसुलिन स्रावन करता है। जो क्या करता है इंसुलिन? हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ओके, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। लैंगरहैंस द्वीपिका पेनक्रियाज में। 149 है कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? मस्तिष्क के अगले वाले भाग पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। 150 पर हम लोग पहुँच गए हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सी हो गया यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ही होती है? तो ये है अग्नाशय, यहाँ पर लिखा हुआ पेनक्रियाज। ओके, इसमें से कोई भी स्रावी इसका आंसर नहीं है। वैसे वो कौन सा होता है? अग्नाशय होती है ग्रंथि, अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ही होती है। ओके, यहाँ पर है कि अग्नाशय, अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं। वैसी ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि। एग्जाम्पल जैसे लीवर हो गया हमारा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्रावित करता है। ओके, एंजाइम स्रावित करता है। अगला है कि वैसी ग्रंथि जो नालिका विहीन होती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ईटीसी। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? अभी मैंने बताया कि इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? तो रक्त में जो शुगर होता है उसको मेंटेन करना। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो ये डीनर और उसके बाद मोनोमर, पॉलीमर हर रूप में उपस्थित रहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है? इसमें ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो ये है जोंक, लीच। रजत मछली, सिल्वर फिश होती है एक, तो ये क्या होती है? तो ये कीट होती है। हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सी है? तो ये है डोडो पक्षी। कौन सी? डोडो। यह मॉरिशस में पाया जाता था, ये विलुप्त हो चुकी है। न उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो ईमू। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम तो ये है, छोड़ो उसको। ईमू है जो उड़ नहीं सकती है। कीटों का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? तो 3 जोड़ी टांगें होती हैं उनमें, मिनिमम 3 जोड़ी टांगें होती हैं, 6 टांगें होंगी टोटल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है? इसके जनक हैं लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक हैं लीनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा होता है? तो 4 कोष्ठकीय हृदय होते हैं। उनके हृदय में, उनके हार्ट में 4 कोष्ठ बने होते हैं। यही होती है स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो मछलियों की पहचान ग्रासीय गिलों से होती है, गिल जो होता है उनका। डर्मल स्कल से होती है, युग्यित पक्षों से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी से पहचान होती है इनकी। व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है उसमें। अभी मैंने बताया स्तनधारियों को कैसे पहचान करते हैं हम लोग, उसके हृदय में 4 कोष्ठ बने होते हैं। ओके, 164 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 163 तक हमने कर लिया। उड़न मछली, फ्लाइंग फिश कौन सी होती है? तो समुद्री घोड़ा, जो उसको उड़न मछली बोला है इन्होंने, फ्लाइंग फिश। मुख्य रूप से क्या है ना, यहाँ पर ये बोल क्या रहा है ना एक्चुअली में, कि बायोलॉजिकल रूप से जो समुद्री घोड़ा होता है ना, वो फिश के कैटेगरी में ही आता है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? तो ये तो है एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहा जाता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की आधार इकाई कौन सी है? इकाई फिर से आ गया, सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण का, तो ये है स्पीसीज। कौन सी चीज़ है? स्पीसीज। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन बनता है पहले, उसके बाद उसको वापस ले जाया जाता है। रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है कौन सा चीज़? तो ये है, इसमें दिया हुआ है, तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ है Ca, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, वो विटामिन के होता है जो ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन नहीं पूछा है इन्होंने। यहाँ पर देखो मैं कंफ्यूज हुआ कि भैया विटामिन पूछा है इन्होंने, एक्चुअली में इन्होंने तत्व पूछा हुआ है, तो Ca प्लस जो होगा वही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस ही फिर होना चाहिए। मुझे लगा कि इन्होंने विटामिन पूछा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रख, इसका आंसर होगा कि कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है तो अस्थियों तथा दांतों में। ओके, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, तो ये होता है 120 दिन का। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जिसको कहा जाता है, उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है कहाँ पर? तो ये होता है जबड़े में। आपका जबड़ा जो होता है उसमें सबसे स्ट्रांग पेशी पाई जाती है। ओके, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है उपास्थि का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.4। 7.4 बेसिक होता है नेचर में, बेस होता है। 7 से कम रहता है तो एसिड होता है ना, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस हो जाता है। पीएच स्केल जो पढ़ा होगा आपने, पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, समझ रहे हो ना। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष में डिफेक्ट होता है? तो ये होता है, इसको कहा जाता है बिम्बाणु, थर्मोबॉयकेट्स कहा जाता है, पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण बिम्बाणु होता है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। उसके बाद तो ब्लड के बारे में ज्ञान दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ब्लड पर प्लाज्मा जरूर ध्यान में रखना, चर्चा में था पिछले 2 साल से। तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल, प्लाज्मा के 55% में 90% जल होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मिनरल्स होते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है? रोगों से लड़ना। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है एड्रिनल। एड्रिनल करता है ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने का काम। रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है कौन सी चीज़? तो कैल्शियम ज़रूरत है। और अगर विटामिन बोले तो विटामिन के ज़रूरत है। और कुछ था ऊपर क्या? नहीं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है तो ये होता है जल। अभी देखा हमने प्लाज्मा, रक्त का 55% कौन सा चीज़? प्लाज्मा। इस 55% का 90% कौन सा चीज़? तो ये होता है जल। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो ये सोडियम ऑक्जेलेट एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस में सर्वप्रथम खोजा था किसने? तो ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है कौन? तो इसकी वाहक है सीसी मक्खी। ट्रिपेनोसोमियासिस जो बीमारी होती है, इस रोग की वाहक कौन होती है? उसको कहा जाता है सीसी मक्खी कहा जाता है, वही वाहक होती है। और ये सीसी मक्खी वाला क्वेश्चन मुझे याद है बीपीएससी में पूछा है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा है उन्होंने बहुत पहले। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिस्मानिया। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होगा, इन्होंने प्रोटोजोअन लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ जिसको कहा जाता है, तो वो होती है लिस्मानिया डोनावानी। ये कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है। अलग अलग जैसे वायरस से कोई बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है कालाजार। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवाई कुनैन निष्कासित होती है कहाँ से? तो सिनकोना की छाल से ये बनाया जाता है कुनैन। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो यकृत कोशिकाओं पर, श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, मांसपेशी कोशिकाओं पर, तंत्रिका कोशिकाओं पर प्लाज्मोडियम हमला कहाँ पर करता है? प्लाज्मोडियम मच्छर पता होगा, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का हमला यकृत कोशिकाओं पर होता है।
कौन सा वाहक वेक्टर या रोग का जोड़ा सही है? क्यूलेक्स मच्छर तो फाइलेरिसिस, गृह मक्खी पीत ज्वार, सैंड फ्लाई प्लेग, पैरामीसियम अमीबियासिस। ये अलग अलग वाहक हैं, इधर बीमारी लिखा हुआ है। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला जोड़ा सही था। क्यूलेक्स के सामने जो लिखा हुआ है फाइलेरियोसिस, ये बिल्कुल सही है। बाकी गृह मक्खी जो है ये हैजा का वाहक करती है, और सैंड फ्लाई जो है ये काला जार। हाइड्रा है तो हाइड्रा ये एक मांसभक्षी है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीव है। वैसे जो मांस खाते हैं मांसभक्षी या कार्निवोरस कहलाते हैं। निम्नलिखित किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? अभी हमने देखा हाइड्रा होती है वो। एलिफेंटोसिस फैलता है, ये फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण। एलिफेंटोसिस फील पाँव जिसको फैलता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं उनके? तो ये कौन सा होगा? कॉकरोच, केचुआ, मेढक का, टारपो, पावा और उपयुक्त में से कोई नहीं। एक 189 का यहाँ पर देख लेते हैं। केचुआ होता है जिसके श्वसन तो करता है लेकिन श्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं। तिलचट्टे में श्वसन अंग कौन सा है? तो ये है ट्रैकिया। फलेरिया रोग का संचरण होता है तो ये होता है क्यूलेक्स के द्वारा। मक्खी के लार्वा को कहते हैं क्या कहा जाता है? तो मैगट कहा जाता है उनको। कौन सा कीट नहीं है इनमें से? तो बिच्छू को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बाकी मक्खी, मच्छर, कॉकरोच इनको कीट की श्रेणी में रखा जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? इसको मैगट कहा जाता है। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उनको क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। रेशम कीट के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। इस कल्चर से तो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बीपीएससी। 196 है, निम्न से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? तो ये है सेरीकल्चर। मधुमक्खियों में संचारण, कम्युनिकेशन का साधन कौन सी चीज़ होती है? तो होती है नाच, डांस, इसी से वो संचार करते हैं। टीसी मक्खी निम्नलिखित कौन सा रोग फैलाती है? तो ये फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होता है इस मच्छी से। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है रैट फ्ली से, चूहों के काटने से, उपयुक्त दोनों के काटने से। डी आंसर हो जाएगा सबसे। ओके। कालाजार रोग निम्नलिखित किसके काटने से फैलता है? तो ये फैलता है सैंड फ्लाई के काटने से। कालाजार लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, इसका वाहक होती है कौन? तो सैंड फ्लाई। 201 पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है? तो ये है लीसीमीनिया डोनोवानी। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा को पता लगाया था? तो इसका नाम था कार्ल वॉन फ्रिस। मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगा लिया था इन्होंने। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज उसको कहा जाता है, सबसे छोटी हड्डी। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो ये होती है सेरिब्रम के नष्ट होने से। एक लंबे संकर टीटी पौधों में स्वपरागन कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है कि पृथक्करण का नियम सिद्ध करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके। अगला है, कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे? 206 नंबर पर हम लोग चलेंगे। अनुवांशिक यांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जिम्पिंग जीन्स को अब कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रांसपोसन्स लिखा हुआ है ये। ओके। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं ये संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो ये जाते हैं जीन के द्वारा। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो ये होता है विश्व वातावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो होता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उनको प्लावक कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है। जलीय वातावरण में प्लैंकटन। मौन घाटी, साइलेंट वैली, जहाँ पादप और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ हैं, कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली तो केरल में है।
भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। क्या क्वेश्चन था ये? रेशम की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है तो ये है कौन सी? तो कपास। रेशे की फसल तो कपास ही होती है, इसमें सारे रेशे वाले ही हैं, जूट, फ्लेक्स, कपास। तो कपास ही है जो सबसे अधिक क्षेत्रों में उपजाई जाती है। जूट तो बिहार बंगाल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से उपजती है। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो ये बनती है मॉरस एल्बा से। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सरप्राइज देने के लिए। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो ये सैलिक्स परप्यूरेरा। अगले पर चलते हैं और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टीक के पौधे का बोटेनिकल नाम ये है। अगला कुछ है। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? तो बीसीजी का अर्थ होता है बैक्टीरियल कल्चरल बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। और ये क्षय रोग, टीबी में दिया जाता है ये टीका, बीसीजी का टीका, आपने सुना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फसलों का हेरफेर किसके लिए आवश्यक है? तो ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। धान लगाओ, अगली बार मटर के फली वाले पौधे लगाओ। मटर के फली के में क्या होते हैं? आज ही मैंने बताया है, नाइट्रोजन होता है, स्थिरीकरण करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। शीतकाल में तुषार पाले का विवरण कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। ओके। शीतकाल में तुषार पाले, शीतकाल में जो आपने सुना होगा फसलों को पाले मार जाते हैं, वो उसी के बारे में बताया है यहाँ पर। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? कृत्रिम संश्लेषण की बात हो रही है डीएनए का सर्वप्रथम, तो ये किया था, सी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ? कोर्नबर्ग ने किया था। सर्वप्रथम कोर्नबर्ग ने किया था। वाटसन और क्रिक ने संरचना का पता लगाया था 1953 में। डीएनए का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में जेनेटिक कोड की खोज की थी। एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समयुग्मजीव। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के, राइबोसोम्स। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो ये है प्रोफेज। मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो ये कौन सा सूत्र होता है? तो मियोसिस जो होता है इसमें एनफेज 1 पर जाके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फिशर ने किया था डीएनए की सर्वप्रथम खोज। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं उपयुक्त सभी के द्वारा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ होता है। जीन्स किसके बने होते हैं? तो ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द को सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट। 228 से पहुंच गए, 230 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? इसका प्रबल प्रमाण है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग। अगला है कि लाइसोसोम्स आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो पचा जाता है किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ जब सेल में ख़राब होता है तो लाइसोसोम्स उसको पचा जाता है। यहाँ तक कि जब लाइसोसोम्स ख़राब होता है तो खुद से भी खुद को पचा जाता है। समझ रहे हो ना? तो 230 क्वेश्चंस तक हम लोग आ गए हैं 2 वीडियो में, और कल मैं कोशिश करूँगा 200 से 250 क्वेश्चन साइंस के करवा दूँ, जिससे आपका जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। और रिवीजन करते रहना, बाकी सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।